नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। पिछले 18 घंटे में दो बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। एक, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभूतपूर्व स्वागत हुआ, उन्हें जबरदस्त सम्मान मिला। अमेरिका के पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अमेरिका में पार्लियामेंट के मेंबर मोदी के ऑटोग्राफ लेते दिखाई दिए। अमेरिका के पार्लियामेंट में मोदी मोदी के नारे लगे। भारत और अमेरिका ने कई क्रूशियल बिजनेस डील साइन की, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, डिफेंस और कम्युनिकेशन को मजबूती मिलेगी। और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोनों महान देशों की पार्टनरशिप, दोस्ती और विकास के लिए टोस्ट किया। इस स्टेट डिनर में जो बाइडेन और उनकी वाइफ जिल बाइडेन की मेहमान नवाजी देखने वाली थी। मोदी के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट की गर्मजोशी को वहां मौजूद 200 चुने हुए मेहमानों ने महसूस किया। इस डिनर में नीता और मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एप्पल के सीईओ टिम कुक जैसे लोग दिखाई दिए। इन सब की मौजूदगी में प्रेसिडेंट बाइडेन ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच एक नए युग की शुरुआत हुई है और ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज है। मैं आपको ये सारी बातें दिखाऊंगा, व्हाइट हाउस की बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले एक दूसरी खबर की चर्चा करना भी जरूरी है। एक तरफ अमेरिका में नरेंद्र मोदी का वर्ल्ड लीडर के तौर पर स्वागत किया गया, दूसरी तरफ आज पटना में 15 विपक्षी पार्टियों के 30 नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए इकट्ठा हुए। यह मीटिंग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हुई। सबने तय किया कि 2024 के चुनाव में सब मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। लालू यादव बहुत दिन बाद पूरे रंग में दिखाई दिए। उन्होंने जता दिया कि विरोधी दलों की एकता के प्रयास के सूत्रधार असल में लालू ही हैं। लालू और नीतीश दोनों ने सबसे ज्यादा भाव राहुल गांधी को दिया। यह तस्वीरें भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बंगाल में पंचायत के चुनाव में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। उसी कांग्रेस की लीडिंग लाइट राहुल ममता के साथ एक मंच पर मौजूद थे। जिस सीपीएम को ममता बनर्जी ने बंगाल से उखाड़कर फेंका, उसके नेता सीताराम येचुरी भी ममता के साथ उसी मीटिंग में थे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे तो पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं, पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी साइकिल पर बैठाने वाले, फिर उन्हें उतारने वाले और फिर पछताने वाले अखिलेश यादव भी राहुल के साथ वहीं मौजूद थे। सबने लोकतंत्र को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए साथ चुनाव लड़ने की बात की। लेकिन सब कुछ अच्छा होते होते आखिर में थोड़ी किरकिरी भी हो गई, जब अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने विरोधी दलों के सारे नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट कर दिया। पता चला कि सारे नेताओं की मीटिंग में केजरीवाल ने राहुल गांधी से दिल्ली के एलजी को पावर देने वाले अध्यादेश का राज्यसभा में विरोध करने का कमिटमेंट मांगा। राहुल ने उनकी बात को इग्नोर किया। केजरीवाल ने कहा, हम सब अगर संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो इसकी शुरुआत दिल्ली के अध्यादेश से होनी चाहिए। उन्होंने कहा, यह मोदी सरकार द्वारा संविधान की हत्या का सबसे ताजा मामला है और बाकी राज्यों को भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्लियामेंट के मुद्दों की बात पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में करना, यहां सिर्फ चुनाव की बात होनी चाहिए, विपक्ष की एकता की बात होनी चाहिए। केजरीवाल अपनी बात पर कायम रहे। जिस समय विरोधी दलों के नेता मीडिया के सामने एकता की बात कर रहे थे, मतभेदों को भुलाने का दावा कर रहे थे, मोदी से मिलकर लड़ने का जज्बा दिखा रहे थे, आम आदमी पार्टी ने उसी वक्त आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी से मिल गई है। केजरीवाल की पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उनके पास जानकारी है, जब अध्यादेश पार्लियामेंट में आएगा तो कांग्रेस राज्यसभा में एब्सटेन करेगी। उनका दावा है कि कांग्रेस ने बीजेपी को यह कमिट कर दिया है। इसके बाद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ने कहा, जहां कांग्रेस मौजूद होगी, आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन की किसी ऐसी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगी। केजरीवाल का स्टैंड क्लियर है कि जब तक कांग्रेस दिल्ली वाले अध्यादेश को पार्लियामेंट में हराने के लिए वोट देने का कमिटमेंट नहीं करती, ऑपोजिशन यूनिटी की बात बेमानी है, बेकार है।
15 विपक्षी दल पटना में आज गंभीर बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें एक अध्यादेश भी था। इनमें कुल 12 ऐसे दल हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में, उनके सांसद राज्यसभा में। तो इन 12 दलों में से 11 दल साफ कह रहे हैं, एक सुर में कह रहे हैं कि यह काला अध्यादेश है और हम इसका विरोध करेंगे। केवल कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है। आज सारी विपक्षी पार्टियों ने, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, बाकी सारी पार्टियों ने कांग्रेस को खूब समझाने की कोशिश करी कि इसका आप निंदा कीजिए, इसका विरोध कीजिए, फिर भी कांग्रेस चुप रहा। उसी साइड कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी इनके जो पंजाब और दिल्ली के यूनिट के, वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पे तो हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं ये संदेश संदेह करता है कि क्या सेटिंग इनकी चल रही है। हमें सूत्रों के माध्यम से यह भी पता चल रहा है कि कांग्रेस की बैकरूम टॉक्स चल रही है बीजेपी के साथ कि जब ये मुद्दा आएगा राज्यसभा में तो हम वॉकआउट कर लेंगे, मतलब बीजेपी को जिता देंगे। तो मेरे ख्याल से ये समय आ गया है कि कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, और अगर ये नहीं साफ तौर पे कहते कि राज्यसभा में क्या ये हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, तो फिर ऐसा कोई भी गठबंधन 2024 के लिए जो बनता है विपक्षी पार्टियों का, जिसका कांग्रेस हिस्सा हो, उसका आम आदमी पार्टी का रहना कोई, मेरे ख्याल से इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, कोई भी ऐसी मीटिंग अगर आने वाले दिनों में होती है जिसमें कांग्रेस हिस्सा ले रही हो, और अगर ये इस मुद्दे पर ये साफ नहीं करती अपनी पोजीशन, तो हमारा भी इसमें पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाएगा। पटना में विपक्ष की मीटिंग में केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में बहस हुई, ये तो मैंने आपको बताया। लेकिन क्या हुआ था, मीटिंग के अंदर क्या बात हुई, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे पास है। मीटिंग शुरू होते ही केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश का मुद्दा उठाया और कांग्रेस से कहा वो पार्लियामेंट में इसका विरोध करे। यह सुनते ही सबसे पहले उमर अब्दुल्ला बीच में बोले। उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल से आर्टिकल 370 पर उनकी पार्टी का रुख साफ करने को कहा। उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल से पूछा कि आर्टिकल 370 के मुद्दे पर उन्होंने विपक्ष का साथ क्यों नहीं दिया। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने साथ न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स लेकर गए थे, जिसमें केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस से केंद्र के ऑर्डिनेंस पर स्टैंड साफ करने को कहा था। खड़गे ने केजरीवाल से पूछा कि मीटिंग से ठीक एक दिन पहले उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह का प्रोवोकेटिव बयान क्यों आया। मीटिंग में मौजूद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, यह तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर फैसला करने को कहा जाए। केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि ऑर्डिनेंस को लेकर उन्होंने कांग्रेस को लेटर लिखा था, जिसका जवाब नहीं आया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि वो चिट्ठी सही फॉर्मेट में नहीं लिखी गई थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया, वो एक रैंडम लेटर जैसी थी जिसमें सिंसियरिटी की, गंभीरता की कमी थी। कांग्रेस ने कहा कि इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में डिस्कशन हो सकता था, लेकिन केजरीवाल ने कहा यह सीरियस इशू है, इस पर अभी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये संविधान से जुड़ी बात है। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी इस वक्त मेरे साथ है। विजय, बहुत सारी डिटेल्स तो जो आपने बताई मैंने दर्शकों के साथ शेयर की है। मीटिंग के अंदर और क्या क्या हुआ, मीटिंग के अंदर केजरीवाल और कांग्रेस के नेताओं के बीच में किस तरह से तकरार हुई, इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मीटिंग की शुरुआत में ही, क्योंकि कल से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरीके से ये साफ कर दिया गया था कि अध्यादेश उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है बाहर भी। और जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इस पर रुख अपना साफ करे और तमाम जो और विपक्षी दल हैं उनको भी आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए, तभी विपक्षी एकता की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। जिस पर उमर अब्दुल्ला ने पहले उन्हें टोका, धारा 370 की बात उनसे कही और विपक्ष के साथ तब वो क्यों नहीं खड़े थे ये बात कही। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम पेपर क्लिपिंग्स, हमें बताया गया सूत्रों द्वारा, लेकर गए थे अलग अलग अखबारों की वो पेपर क्लिपिंग्स। उन्होंने तमाम जो ऑपोजिशन के नेता वहां बैठे थे उनको दिखाया और कहा कि किस तरह की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स एक दिन पहले जस्ट मीटिंग से आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। ऐसे में कैसे उनकी सिंसियरिटी इस पूरी विपक्षी एकता को है, इस पर कहना कुछ भी मुश्किल है। केसी वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया कि आप गन पॉइंट पर कोई काम नहीं करा सकते हैं और जिस तरह का रुख आम आदमी पार्टी की तरफ से है वो कुछ इसी
किसी तरह से लग रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा दबाव बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसमें आम आदमी पार्टी जितनी भी मीटिंग्स रही उसमें आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे रहे, और इस बात को भी ये क्योंकि पार्लियामेंट से जुड़ा मुद्दा है तो पार्लियामेंट का सेशन जब होगा तब इस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार यही कहते रहे कि ये बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बेहद गंभीर मुद्दा है, और यही मीटिंग पर इस पर जो है वो कांग्रेस पार्टी का अपना रुख साफ करना चाहिए। हालांकि सोर्सेज बता रहे हैं कि इतने एग्रेसिव अरविंद केजरीवाल मीटिंग में नहीं दिखे जितना एग्रेशन के साथ उनका स्टेटमेंट उनकी पार्टी के द्वारा बाद में इशू किया गया। विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। विजय लक्ष्मी ने बताया कि केजरीवाल और कांग्रेस के नेताओं के बीच कैसे तकरार हुई, और यही वजह थी कि जब इस मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो केजरीवाल और भगवंत मान दोनों मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों में डिफरेंसेस हैं, लेकिन बीजेपी से जो खतरा है वो ज्यादा बड़ा है, इसलिए मतभेद दूर करके विपक्षी पार्टियां एकजुट जरूर होंगी। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। अब सवाल है कि जब अगली मीटिंग होगी तो क्या आम आदमी पार्टी उसमें शामिल होगी, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से आज बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि जब तक कांग्रेस पार्टी दिल्ली के ऑर्डिनेंस के मामले पर अपना स्टैंड साफ नहीं कर देती तब तक आम आदमी पार्टी ऑपोजिशन यूनिटी की किसी मीटिंग में शामिल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी इस समय देश की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुकी है। दिल्ली में और पंजाब में दो राज्यों में उसकी सरकारें हैं। उसके बगैर विरोधी दलों की एकता कितने मायने रखती है, यह सवाल जरूर उठेगा। और आज बीजेपी को मौका मिला। आम आदमी पार्टी की जो स्टैंड था उसके बाद बीजेपी ने ऑपोजिशन यूनिटी पर चुटकी ली। स्मृति ईरानी ने कहा कि बीजेपी तो पहले से ही कह रही थी ये गठबंधन स्वार्थ का है। आज पटना में वही हुआ। पहली मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। स्मृति ईरानी ने कहा अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। केजरीवाल की नाराजगी संकेत दे रही है कि गठबंधन का भविष्य क्या होने वाला है। आम आदमी पार्टी का गठबंधन की शुरुआत में ही गठबंधन को पॉलिटिकली ब्लैकमेल करना इस बात का संकेत है कि इस अनहोली अलायंस के साथ क्या पॉलिटिकल अनहोनी होने वाली है। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग आरोप लेते आए। हम कतई भ्रमित न हों, निशाने पर मोदी नहीं, भारत की तिजोरी है। केजरीवाल का तर्क यह है कि अगर संविधान के लिए हम लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो फिर ये ऑर्डिनेंस एक अच्छा बहाना है, अच्छा मौका है। अगर राज्यसभा में इस ऑर्डिनेंस को गिरा दिया गया, इस बिल को पास नहीं होने दिया गया तो अपोजिशन की जीत होगी। अब सवाल है कि केजरीवाल के लिए पार्लियामेंट में
इस बिल को डिफीट करना इतना जरूरी क्यों है? अगर यह बिल पास हो जाता है तो दिल्ली में अफसरों के अपॉइंटमेंट का हक केंद्र सरकार के पास होगा और केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस परेशान है क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस के स्थानीय नेता किसी कीमत पर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है अगर पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को रिवाइव करना है तो आम आदमी पार्टी से लड़ना है और वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे केजरीवाल और मजबूत हो जाए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच में नहीं है। इस तरह की लोकल प्रॉब्लम हर लीडर के साथ है, हर पार्टी के साथ है। एक और एग्जांपल जैसे आपको दिखाता हूं, पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोक रहे हैं, कहीं बम फेंक रहे हैं, कहीं खून खराबा कर रहे हैं। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने दावा किया कि 2024 में सब साथ मिलकर लड़ेंगे, सब साथ हैं। लेकिन ममता ने यह नहीं बताया कि बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट से कैसे हाथ मिलाएंगी। यह भी नहीं बताया कि कांग्रेस को उन्होंने जो लेफ्ट से अलग होने का प्रपोजल दिया था, क्या वो उस पर कायम है। आज ममता ने सिर्फ अपनी बात की। ममता ने बताया कि बंगाल में उनकी सरकार के साथ केंद्र किस तरह से दोहरा व्यवहार कर रही है, उन्हें पैसा नहीं दिया जा रहा, गवर्नर उनके काम में इंटरफेयर करते हैं, उनकी पार्टी के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। इस सब से निपटने के लिए विपक्ष को एक साथ आना होगा। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। और क्या चालाकी करते हैं, छुपी रुस्तम का माफिक, बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा। ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए चिंता नहीं करते हैं। जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की मौजूदगी में पटना में सबके साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। लेकिन बंगाल में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता के साथ चलना नामुमकिन है। अधीर रंजन चौधरी ने साफ कर दिया कि बंगाल में कांग्रेस ममता से लड़ती रहेगी। ममता की कोशिश बंगाल में कांग्रेस को खत्म करने की है और वो ये होने नहीं देंगे। ममता अगर विपक्षी एकता चाहती हैं तो पहले ऑपोजिशन पार्टीज पर हमले बंद करवाएं। हाँ दीदी, आपको ज्ञान अभी होने लगे हैं। आपके दिल में अभी सूरज की किरण शायद घुसने लगी है। बिना कांग्रेस हिंदुस्तान में कुछ नहीं होने वाला। ये जल्द से जल्द आपकी अगर एहसास में आए तो आपकी बेहतर होगी, हमें नहीं। और बंगाल में जब तक ये सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी की दहशतगर्द चलेगी, खून खराबा, हिंसा, तनाव चलेगी, कांग्रेस पार्टी की खत्म करने की साजिश जारी रहेगी, तब तक आप निश्चित रहिएगा, आप निश्चित रहिए ममता बनर्जी कि बंगाल में, इस धरती में कांग्रेस की पार्टी आपका विरोध करते रहेंगे। चाहे आप पटना में जाएं, चाहे दिल्ली में जाएं। बंगाल में आप हमें ख़त्म करना चाहती हैं और बाहर हम आपको मदद करने के लिए खड़े बैठे रहेंगे, ये आप मत सोचा करो। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन।
अब ये बात सुनने के बाद साफ है कि बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल के बीच जो झगड़ा है वो काफी गहरा है। इसी तरह से सीपीएम से ममता बनर्जी की नाराजगी भी जगजाहिर है। ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस को अगर तृणमूल कांग्रेस के साथ आना है तो सीपीएम से दूरी बनानी होगी। मौका मिला तो बीजेपी ने आज फिर से इन सारी बातों का जिक्र किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर ममता बनर्जी सब कुछ भूलकर भी इस अलायंस का हिस्सा बनती हैं तो इसका मतलब साफ है उन्हें स्वाभिमान से ज्यादा स्वार्थ की चिंता है। ये जीवन में कभी भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने नहीं सोचा होगा कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय के बाल खींचकर सड़क पर उन्हें अपमानित किया, उसी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एक दिन ममता बंदोपाध्याय जी जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। अगर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा है तो वो निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अगर समझौता किया तो ये इस बात का संकेत है कि ममता जी के लिए उनका पॉलिटिकल स्वार्थ उनके निजी स्वाभिमान से बढ़कर है। स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी के स्वाभिमान की बात की। कहा कि अगर ममता सीपीएम से समझौता करती हैं तो इनका स्वार्थ होगा, लेकिन बात कुछ और है। असल में ममता बनर्जी की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सीबीआई और ईडी है। ममता बनर्जी की प्रॉब्लम पश्चिम बंगाल के गवर्नर और इन सब के साथ साथ बंगाल में कांग्रेस के लीडर हैं। ममता बनर्जी जानती हैं कि बीजेपी से वो अकेले लड़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में उनका जलवा है, लेकिन वो ईडी, सीबीआई और गवर्नर से अकेले नहीं लड़ सकती। जैसे केजरीवाल को दिल्ली का ऑर्डिनेंस हराने के लिए कांग्रेस के साथ की जरूरत है, ममता को भी ईडी और सीबीआई से लड़ने के लिए बाकी दलों के सपोर्ट की जरूरत है। जैसे बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट ममता से लड़ रहे हैं, दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस से है। कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का परिवार कश्मीर की राजनीति में पुराने राइवल हैं। अब सवाल है कि एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली ये पार्टियां एक ही राज्य में एक साथ कैसे आएंगी। दरअसल जो चीजें इन्हें करीब ला रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ता प्रभाव। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे नेताओं ने अपने अपने एजेंडे पर बात की। महबूबा ने कहा कि देश में सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और इन सारी बातों की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। अब कश्मीर और देश के सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। हमारे सेक्युलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्ट्री हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जहां गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। इस समय महबूबा की और उमर अब्दुल्ला की दोनों की जरूरत यह है कि कश्मीर में जल्दी से जल्दी चुनाव हो। इसीलिए उमर अब्दुल्ला ने आज वही बात कही जो महबूबा ने कही। उमर ने कहा कि कश्मीर का स्टेटहुड बीजेपी ने छीन लिया, वहां चुनाव नहीं करवाए जा रहे। कश्मीर की इस लड़ाई को सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। इस लड़ाई को सिर्फ इख्तिदार की लड़ाई मत समझिए। हम मिल चुके हैं
इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। आखिरकार क्या वजह है कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के होते हुए। जम्मू कश्मीर को दोबारा एक रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने आज आइडिया ऑफ इंडिया की बात की, गांधी की बात की, नेहरू की बात की, लेकिन आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने कहा था अगर कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन वक्त बदल गया है, आज कश्मीर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उमर अब्दुल्ला कश्मीर को बदनसीब इलाका बता रहे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछे कि कश्मीर में तब बदनसीबी नहीं थी जब उनकी सरकार थी, तब बदनसीबी नहीं थी जब वहाँ आतंकवाद था, अलगाववाद था, हुर्रियत थी, पत्थरबाज थे। आज जब कश्मीर में अमन है, चैन है, विकास है, तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों के लिए ये मुसीबत बन गया है। मजे की बात है कि उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी के साथ केंद्र की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और महबूबा तो बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार चला चुकी हैं। यही हाल उद्धव ठाकरे का है। उद्धव ठाकरे भी लंबे समय तक बीजेपी के साथ रह चुके हैं। आज उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में आई पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है, तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बीजेपी को हराना है तो सबको साथ आना ही होगा। अलग अलग पार्टी के नेता है, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा यह कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी। मैं तो हमें अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूं। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। उद्धव ठाकरे आज महबूबा मुफ्ती के ठीक बगल में बैठे थे। इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे की चुटकी ली। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कल तक उद्धव ठाकरे महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने को लेकर बीजेपी से सवाल पूछते थे और आज उन्हीं के बगल में बैठकर साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। विरोधी दलों की मीटिंग पर फडणवीस ने कहा यह मोदी को हटाने के लिए नहीं बल्कि अपने अपने परिवार को बचाने के लिए साथ आने की कोशिश है। इन्होंने नाम तो दिया है मोदी हटाओ का, लेकिन ये जो गठबंधन हो रहा है ये परिवार बचाओ का गठबंधन है। सारी परिवारवादी पार्टियां एक साथ मिलकर अपने परिवार को बचाने के लिए गठबंधन कर रही है। और मैं तो देखकर इस बात पर अचंभित भी हूँ कि जो उद्धव ठाकरे जी रोज हम पर तंज कसते थे कि आप लोग महबूबा मुफ्ती के साथ गए, आप महबूबा मुफ्ती के साथ गए, अभी वो महबूबा मुफ्ती जी के बाजू में बैठकर अलायंस करने की बात वहां पर कर रहे हैं। ऐसा ही प्रयास 2019 में भी इन्होंने किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। 2024 में भी इसका फायदा नहीं होने वाला है। लोग मोदी जी के साथ हैं। अगर सबको साथ आना है तो विचारधारा से समझौता तो करना ही पड़ेगा। उद्धव ठाकरे इस बात को समझते हैं, वो करके दिखा चुके हैं। विचारधारा से वो बीजेपी के क्लोज हैं, लेकिन जब उन्हें सरकार बनानी थी, कुर्सी पर बैठना था, तो उन्होंने शरद पवार का, राहुल गांधी का साथ लिया। ये एक्सपेरिमेंट सफल भी हुआ। जब उद्धव ठाकरे ने महाअघाड़ी की सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी ने उन पर यही इल्जाम लगाया था कि उन्होंने विचारधारा से समझौता कर लिया। इसीलिए आज उद्धव ने अलग अलग विचारधारा की बात की, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास न पार्टी बची, न सिंबल बचा, न पार्टी का नाम। उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है और अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए
उन्हें अलायंस में शामिल होना ही होगा, ये उनकी मजबूरी है। और महाराष्ट्र में ये आसान भी है क्योंकि तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़के दिखाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मीटिंग में मौजूद थे। अखिलेश पहले ही कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की बात से इनकार कर चुके हैं, लेकिन आज उनका रवैया थोड़ा अलग था। सब लोग साथ में बैठे थे। कांग्रेस पर तो वो कुछ नहीं बोले, इतना कहा कि देश बचाने के लिए सब साथ आए हैं, सब मिलकर लड़ेंगे। आज केवल दल यहां नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे, यही संदेश है। आज की विपक्षी दलों की इस मीटिंग में मायावती नहीं थी, उन्हें बुलाया नहीं गया था। मायावती वैसे भी लगातार विपक्षी एकता पर हमले कर रही हैं। मायावती को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने आज बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। राजभर ने कहा कि मोर्चा तभी कामयाब होगा जब विपक्ष की बाकी पार्टियों को भी साथ लाने की कोशिश हो। उन्होंने कहा सारी पार्टियां मिलकर मायावती को मनाएं, अगर तब भी वो नहीं मानती हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दें। जो साथी वहां पहुंचे हैं उसके अलावा जो लोग वहां जिनको नहीं बुलाया गया या नहीं पहुंचे हैं उनको भी साथ लेने का प्रयास हो। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तब उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए। आज पटना में जो नेता इकट्ठे हुए उनका तर्क है कि मोदी तानाशाह हैं, मोदी ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए विरोधी दलों को साथ आना है, मिलकर मोदी को हराना है। अगर बीजेपी की बात सुने तो लगेगा पटना में जितने नेता इकट्ठे हुए, शरद पवार और बेटी सुप्रिया सुले, लालू और उनके बेटे तेजस्वी, उद्धव और बेटे आदित्य, ये सब अपनी विरासत को बचाने के लिए खड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि इन नेताओं को देश के संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे राहुल गांधी हो, स्टालिन हो, महबूबा हो, अखिलेश हो, हेमंत सोरेन हो या उमर अब्दुल्ला, ये सब अपने अपने पिताश्री की पार्टियां संभाल रहे हैं। बीजेपी कहती है देश बचाने के लिए नहीं, अपने परिवारों को बचाने के लिए निकले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब नेताओं को जोड़ने वाला फेविकॉल कुछ और ही है। एक चीज कॉमन है जिसने नेताओं को सारे मतभेद भुलाकर इकट्ठा होने पर मजबूर कर दिया, वो है ईडी, सीबीआई और आईटी के केसेस। ये सारे नेता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी केस में फंसे हैं। कुछ बेल पर हैं, कुछ के साथी जेल में हैं और बाकी सब जांच के दायरे में। ईडी और सीबीआई के केसेस ने इन नेताओं के आत्मसम्मान पर गहरी चोट पहुंचाई है। मोदी सरकार आने से पहले भी केसेस होते थे, पर उनकी संख्या कम थी। कोई ना कोई किसी न किसी नेता को बचा लेता था। जांच अगर होती थी, कोर्ट में पेशी होती थी, पर जेल जाने का डर नहीं होता था। आज 15 पार्टियों के जो 30 नेता पटना में साथ साथ दिखाई दिए, उनमें से हर किसी के 2-4 करीबी अभी भी जेल में हैं, केसेस झेल रहे हैं। सब जानते हैं जब तक मोदी सरकार में है बचना मुश्किल है। जो बीजेपी में शामिल हो गए वो बच गए, जो जा नहीं पाए वो विरोधी दलों की मुहिम में लगे हैं। ये चोट खाए घायल सेनापतियों का अलायंस है। अगर अलायंस बना रहा इसका असर तो जरूर होगा और आज की तारीख में लगता है ये लोग सरकार तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन कम से कम एक मजबूत विपक्ष जरूर बन जाएगा। मैंने आपको आज सारे नेताओं की बात सुनवाई, लेकिन अगर लालू यादव ने आज जो कहा वो नहीं सुनवाया तो बात पूरी नहीं होगी। लालू यादव बहुत दिनों बाद अपने पुराने रंग, पुराने अंदाज में नजर आए। मीटिंग के अंदर उन्होंने क्या कहा यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मीडिया के सामने लालू ने पहले विपक्षी एकता की बात की, बताया कि वो कितने फिट हो गए हैं और यह भी बताया कि वो मोदी से लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में मोदी को हरा देंगे और इसके बाद लालू ने अपने अंदाज में
राहुल गांधी की दाढ़ी का जिक्र किया। राहुल को सलाह दी कि वो अपनी दाढ़ी ना बढ़ाएं तो अच्छा होगा। और इसके बाद लालू ने राहुल गांधी से कहा कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। राहुल इस कमेंट को सुनकर थोड़े एम्बेरस थे, कुछ कहना चाहते थे, लेकिन लालू तो लालू हैं। उन्होंने राहुल से कहा कि अभी भी टाइम है, शादी कर लेनी चाहिए, अब देर नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में, घूम रहे थे उसके बाद अपना ही बढ़ा दिए। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर बढ़ा लिए हैं। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती कह दिया तो हो जाएगा। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। लालू को आज अपने पुराने रंग में, पुराने अंदाज में देखकर अच्छा लगा। पिछले कई साल में लालू यादव ने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया है। लंबे समय तक जेल में रहे, उसके बाद बहुत बीमार रहे, किडनी ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन आज अच्छा लगा कि वो रिकवर कर गए हैं। चेहरे पर वो शरारत, वो हंसी लौट आई है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लालू के विरोधी भी मानते हैं कि हाजिर जवाबी में, कमेंट करने में लालू का कोई जवाब नहीं। मेरा लालू यादव से अलग तरह का रिश्ता रहा है। 30 साल पहले आपकी अदालत का पहला शो लालू की इसी तरह की हाजिर जवाबी के कारण हिट हुआ था। लालू आज भी जब मिलते हैं तो रॉयल्टी मांगते हैं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और इसी तरह से वो हंसते हंसाते रहें। एक बार फिर से बात कर लेते हैं राजनीति की। जब पटना में विपक्ष की मीटिंग चल रही थी, तब अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की पब्लिक मीटिंग में अमित शाह ने कहा कि विपक्षी एकता के लिए आज की मीटिंग बस फोटो ऑप है। अमित शाह ने कहा, विपक्षी एकता की ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी। अगर हो भी गई तो सारी पार्टियां मिलकर 2024 में मोदी को हराने में कामयाब नहीं हो पाएंगी। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। देश की जनता के सामने 2024 का चुनाव तय। एक और राहुल बाबा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। जम्मू वाले मुझे बताइए, 24 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटों के साथ प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलिए, बनाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज की मीटिंग का जिक्र किया। लालू यादव, नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। ओडिशा के कालाहांडी में एक पब्लिक मीटिंग में नड्डा ने कहा, जिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में लालू और नीतीश को जेल में डाला था, आज उन्हीं के पोते राहुल गांधी से वो गले मिल रहे हैं। जिंदगी भर बाला साहब ठाकरे ने जिस कांग्रेस से लड़ाई की,
अब उद्धव ठाकरे उन्हीं के साथ खड़े हैं। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे ये 23 तारीख को सारे पटना में ये गलबाइयां कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। ये हिंदू शिवसेना, ये हिंदुओं की बात करने वाले, इनके पिता हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि मैं शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, अगर कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज बाला साहब ठाकरे सोचते होंगे किसी और ने नहीं, उनके बेटे ने ही उनकी दुकान बंद कर दी है। अब ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार हों या लालू यादव, ये जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। उस जमाने में जब इमरजेंसी लगी, ये दोनों बड़े छात्र नेता थे, जेल में रहे, कांग्रेस के घोर विरोधी थे। लेकिन जमाना बदल गया है, मोदी के विरोध के लिए ये इकट्ठा आए हैं। अब परसों इमरजेंसी की 48वीं वर्षगांठ है, 26 जून को। अब ये बड़ा चैलेंज होगा नीतीश कुमार के सामने, लालू यादव के सामने, कि वो इमरजेंसी के ज़माने को याद कैसे करें। तानाशाही का नाम लेकर मोदी के खिलाफ खड़े रहें या फिर इमरजेंसी की तानाशाही को याद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज चौथा दिन है। अमेरिका में मोदी ने आज के दिन की शुरुआत इंडिया यूएस हाईटेक इवेंट से की। अब नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग की। इस बिजनेस राउंड टेबल में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एएमडी जैसी बड़ी कंपनियों के सीईओ शामिल हुए। इसके अलावा इंडिया से रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी, महिंद्रा ग्रुप के आनंद महिंद्रा और भारत की स्टार्टअप कंपनी जेरोधा के निखिल कामत भी इस टेक्नोलॉजी राउंड टेबल में इनवाइट किए गए थे। आज वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी मिलेंगे। वो दोनों अमेरिकी नेताओं के साथ लंच करेंगे। इसके बाद शाम को नरेंद्र मोदी अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। कल प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी वाइफ डॉक्टर जिल बाइडेन ने नरेंद्र मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर दिया था। इस डिनर में 400 से ज्यादा मेहमानों को न्योता दिया गया था। इनमें बाइडेन कैबिनेट के मेंबर्स, अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर्स और प्राइम मिनिस्टर के साथ गए डेलीगेशन के सदस्यों को और कई बड़े बिजनेसमैन को न्योता दिया गया था। अमेरिका में सक्सेसफुल इंडियन ओरिजिन के लोगों को भी व्हाइट हाउस के इस डिनर में इनवाइट किया गया था। इस डिनर की बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई हैं। मिलेट से बनी यहां पर डिशेस परोसी गई थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिंजर एल के साथ टोस्ट किया। To the possibilities that lie ahead, to two great friends, two great nations, and two great powers. Cheers. प्रधानमंत्री जी आपकी साझेदारी के लिए डिनर में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन ने इंट्रोडक्टरी स्पीच दी और नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 में जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने उन्हें डिनर पर बुलाया था तो नवरात्र था, उनके व्रत चल रहे थे। तब बाइडेन इस बात को लेकर बहुत परेशान थे कि मोदी ने कुछ नहीं खाया। मोदी ने कहा कि बाइडेन कपल बहुत अच्छे होस्ट हैं, इतनी अच्छी मेजबानी करते हैं कि लोग खुश होकर गाना गाने लगते हैं। आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। स्पेशल जेस्चर के लिए
आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। I've been doing this a long time, but I don't ever remember anybody getting a warmer welcome. स्टेट विजिट को मैंने काफी बार होस्ट किया है। मैं काफी समय से ऐसी मेजबानी करता आया हूं, लेकिन मुझे याद नहीं है कि इसके पहले किसी मेहमान का इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया गया जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 20 साल पहले जब मैं सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी का चेयरमैन था, तब मैंने कहा था अगर भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीबी दोस्त बन जाएं, दुनिया में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करें तो दुनिया अधिक सुरक्षित होगी। मैं अपनी बात पर आज पहले से भी ज्यादा यकीन रखता हूं। आज जब मैं राष्ट्रपति हूं तो मैंने और जिल ने प्रधानमंत्री के साथ बेहद शानदार वक्त बिताया है। आपका ये दौरा बेहद प्रोडक्टिव रहा है और आज इस शानदार दोस्ती का जश्न मनाने का ये बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि अमेरिका और भारत की दोस्ती का ये दौर अब चलते रहने वाला है और हमें हमेशा याद रखना होगा कि हमारे लोग, हमारी जनता ने साझेदारी को ताकत दी है क्योंकि उन्होंने इस पर विश्वास जताया है। हमारी जनता हमें प्रेरणा देती है, हमें कुछ नया करने की चुनौती देती है। वो हमें सच बताते हैं और आगे चलने की राह भी दिखाते हैं। दोनों देशों की जनता ही है कि हमारे लोकतंत्र मजबूत बने हुए हैं, उनमें सुधार आ रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लोकतंत्र में नई जान आती जा रही है। Generation after generation. इस डिनर में जो बातें हुई बहुत इंटरेस्टिंग थी। इस डिनर का जो नज़ारा था वो गर्मजोशी से भरा हुआ था, लेकिन इससे पहले अमेरिका से देर रात जो तस्वीरें आईं वो बेहद यादगार हैं। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को एड्रेस किया। मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को कल दूसरी बार एड्रेस किया। ऐसा सम्मान पाने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट के करीब 500 मेंबर्स मौजूद थे। मोदी का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से स्पीकर केविन मैकार्थी ने रिसीव किया, जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, जो अमेरिकी सेनेट की चेयरपर्सन है। प्रधानमंत्री मोदी जब यूएस कांग्रेस के अंदर पहुंचे तो तालियों से स्वागत हुआ। अमेरिकी सांसदों ने मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India.
अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सांसदों से मिले। कई अमेरिकी सांसदों ने मोदी से ऑटोग्राफ लिया। अमेरिकी संसद राष्ट्रपति से इंडिपेंडेंट है। अक्सर कांग्रेस में उस पार्टी का बहुमत होता है जिसके राष्ट्रपति नहीं होते। प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। मोदी उनके इन्विटेशन पर ही अमेरिका की स्टेट विजिट पर हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी भी मोदी के इस दौरे को सपोर्ट कर रही है। मोदी को संसद में भाषण देने का इन्विटेशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी ने दिया था। रिपब्लिकन पार्टी के कई एमपीज ने मोदी की स्पीच की तारीफ की। खासतौर से चीन और डिफेंस रिलेशंस को लेकर मोदी का स्टैंड रिपब्लिकन पार्टी को पसंद आया। माइनॉरिटीज को लेकर, खासतौर पर मुसलमानों और क्रिश्चियंस को लेकर मोदी ने अपनी सरकार का स्टैंड अमेरिकी पार्लियामेंट में क्लियर किया और व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनसे एक सवाल पूछा गया। एक पत्रकार ने सवाल किया कि कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यकों से, माइनॉरिटी से भेदभाव होता है, उनके ऊपर जुल्म किया जाता है। प्रधानमंत्री ने सवाल का विस्तार से जवाब दिया। मोदी ने बताया उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। सरकारी योजनाओं में जाति या धर्म के नाम पर कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारे रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यू नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स है वो एक्सेस टू ऑल है। जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। अच्छा हुआ मोदी ने इस सवाल का इतनी डिटेल में जवाब दिया। अमेरिका के मीडिया में कई बार यह बात उठाई गई है कि भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बार बार ये कहा जाता है कि हमारे देश में रहने वाले मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को अधिकार नहीं है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। इन बातों का जवाब अमेरिका की धरती पर खड़े होकर व्हाइट हाउस में देना जरूरी भी था। यह बात सही है कि हमारे देश में सरकारों की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सबको मिलता है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। मोदी की पॉलिसी तो यह है कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो शिकायत हमारे अपने देश में, अपनी धरती पर होनी चाहिए। ये शिकायत बाहर जाकर करने की जरूरत नहीं है। भारत बाहर की दुनिया में बदनाम ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज की तस्वीरें दिखाता हूं।
जिसमें वो चाट और जलेबी के मजे लेते दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ ने आज सिडनी के लिटिल इंडिया जाकर चाट खाई और जलेबी खाई, भारत के स्वाद को एंजॉय किया। एंथनी अल्बनीज़ ने खुद लिटिल इंडिया के इस दौरे का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, शुक्रवार की शाम शानदार रही। मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के सुझाव पर चाट और जलेबी का मजा लिया। मुझे जलेबी बहुत पसंद आई। असल में जब नरेंद्र मोदी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने सिडनी के लिटिल इंडिया का जिक्र किया था। ये हैरिस पार्क का इलाका है। मोदी ने कहा था, हैरिस पार्क में पूरे भारत की तस्वीर दिखती है, जहां लखनऊ की चाट भी मिलती है और जयपुर की जलेबी भी। उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ ने हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया रखने का ऐलान किया था और आज वो लिटिल इंडिया गए। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी आपकी अदालत में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।